बहुत दिनों से एक अर्धविकसित आदमी बिहार चुनाव में मेरा दिमाग चोरी हो गया, मेरा दिमाग चोरी हो गया, ये बोलते हुए घूम रहा था। देश की आज़ादी के बाद कायदे से मुसलमानों को भारत में रहना ही नहीं था। बंटवारे के बाद कलेक्ट्रेट को जला दिया गया है ना, तो ये तो चाहते हैं कि पूरे देश में आग लग जाए। पिछले दिनों कानपुर से एक ट्रेंड चला आई लव मोहम्मद का, और इन्होंने बहुत कदर मचाया अलग अलग शहरों में देश के। मैं पूछना चाहता हूँ, 1400 साल 1450 साल पहले से इस्लाम आया, आपने तब तो कभी प्रमाण नहीं दिया इस प्रकार से सड़क में उतर के। भारत के बाहर से इन चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब भारत में हमारे पास उनके पास टूल किट है जो इन कामों को आगे बढ़ा रहा है। एक घटना, 2 घटना, 3 घटना बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और ये हद लगभग अब पार होने जा रही है। जो जिहादी मानसिकता पाले बैठे मुसलमान, उनको सख्त लहजे में चेतावनी दूंगा। शेर जब सोया रहता है तो चूहा भी उसके ऊपर कबड्डी खेल के निकल जाता है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज एक विशेष पेशकश में मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। साथ ही आज चर्चा होगी, ये खुली चर्चा है, खुले जनमन से आई लव मोहम्मद पर लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, और जिस तरह से बीरनपुर हत्याकांड को लेकर सीबीआई के जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, और हिंदुओं की धार्मिक चुनरी यात्रा के दौरान जिस तरह से कुछ शांति दूतों ने चाकूबाजी की और पुलिस ने बड़ी समझदारी से पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया, इस बारे में खासा विमर्श होगा। आज मेरे साथ हैं विजय साहू जी, आपका स्वागत है। इन्होंने दशकों राजनीति को दिए, कांग्रेस से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इस वजह से शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस में धर्म का अपमान हो रहा था। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस आला कमान का रवैया था, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं प्रफुल्ल पटेल जी, आप हिंदू जागरण मंच के दुर्ग जिला संयोजक हैं, आपका भी स्वागत है प्रफुल्ल जी। आज मैं चर्चा की शुरुआत विजय साहू जी से करूंगा। विजय जी, आप मुझे बताएंगे कि जिस तरह से बरेली की घटना हुई, कानपुर से उसकी शुरुआत हुई, आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह का विवाद छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी फैलाने की कोशिश की गई, और जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से जामा मस्जिद सेक्टर 6 में स्थायी पोस्टर लगा दिए गए, और उस पोस्टर के बाद जिस तरह से लोगों में आक्रोश पनप रहा था, इस बारे में आपकी क्या राय है? आखिर क्या कारण है कि इस तरह का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल से पवन भाई, इस मामले में बात करने के लिए सबसे पहले इसके जड़ पे जाना पड़ेगा हम लोगों को, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। ये जो उन्नाव में कानपुर के पास से घटना हुई थी, और आपको मालूम है अभी बहुत दिनों से एक अर्धविकसित आदमी बिहार चुनाव में मेरा दिमाग चोरी हो गया, मेरा दिमाग चोरी हो गया, ये बोलते हुए घूम रहा था। तो जनता ने बताया कि भैया आपके पास तो दिमाग था ही नहीं, आपके कोई अंकल है पिट्रोडा, वो आपको कहीं का लाया हुआ सोरोस अंकल का एक चिप देते हैं आपके दिमाग में, आप उसके हिसाब से काम करते हो इस देश के अंदर। और ये जो आई लव मोहम्मद वाला जो एक मानसिकता यहाँ पे लाया गया है, ये उसी माध्यम से यहाँ पे लाया गया इस देश में, और इसको प्रचारित किया गया है। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुस्लिम भाइयों को जो जानता हूँ, और मोहम्मद जी का नाम बहुत इज्जत के साथ लेते हैं, उनको हुजूर बोलते हैं। ये जो प्रकृति पश्चिम में देखी जाती है जी, तो ये उसका यहाँ पे भारतीकरण किया गया है, कुल मिला के माहौल बिगाड़ने के लिए। और खास करके जो नवरात्र चल रही है, पवित्र नवरात्र में सब लोग उपवास रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, तो इस समय कैसा विध्वंस किया जाए। आप देख रहे होंगे 2023 के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पूरे देश में आग लग जाएगी अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी। राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं आप, मैं खुल के कह रहा हूँ, उनकी ओर से स्टेटमेंट बराबर आ रहे थे। बिल्कुल आ रहा था। और आप इस घटना को जोड़ के देखिए, जो बलौदा बाजार में जो घटना हुई थी आगजनी की, जो पहली घटना थी छत्तीसगढ़ के अंदर ऐतिहासिक, जिसमें पूरे कलेक्ट्रेट को जला दिया गया। बिल्कुल है ना, तो ये तो चाहते हैं कि पूरे देश में आग लग जाए। 10 जून 2024 की वो शर्मनाक घटना बलौदा बाजार की जो हिंसा के कारण कुख्यात हो सकी, जहां एसपी कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया, पूरे भारत में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई, और छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय इलाके में ये घटना हुई। इसमें साफ तौर पर भिलाई कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव आरोपी हैं, जो 6 महीने से ज़्यादा इस मामले में जेल काट कर आए, और सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह उन्हें
जमानत मिली। लेकिन आज मुद्दा कुछ और है। गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से उकसावे की लोग कार्रवाई कर रहे थे। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे थे। आर्टिकल 25 धार्मिक आज़ादी की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 जो विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसे लेकर कोई नया प्रयोग किया जाए, उकसावे की कार्रवाई की जाए और मस्जिद में अगर वो आई लव मोहम्मद लिखते हैं तो कानूनी रूप से भले ही उसमें कोई आपत्ति ना हो, लेकिन जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं कल को उसकी प्रतिक्रिया होगी तो उससे माहौल खराब हो सकता है। आप हिंदू जागरण मंच के लिए लगातार सनातन के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। परम वैभवशाली सनातन का हृदय तो काफ़ी विशाल है, लेकिन ये कैसे माना जा सकता है कि यहाँ कोई उकसावे की कार्रवाई बढ़ सकती है? पिछले दिनों कानपुर से एक ट्रेंड चला आई लव मोहम्मद का, और इन्होंने बहुत कदर मचाया अलग अलग शहरों में देश के। मैं पूछना चाहता हूँ, 1400 साल 1450 साल पहले से इस्लाम आया, आपने तब तो कभी प्रमाण नहीं दिया इस प्रकार से सड़क में उतर के। अभी ये नवरात्रि के दौरान और नेपाल घटना के बाद आपको ये करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसके पीछे जो षड्यंत्र दिखता है वो सीधा सीधा ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडी गठबंधन की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना ज़मीनी वजूद खो चुकी है, और इस प्रकार से जो प्रयोग करके युवाओं को आगे करके देश का माहौल ख़राब करके एक भाजपा विरोधी माहौल बनाकर सत्ता में वापस आना चाहते हैं, ये तरीका निश्चित रूप से गलत है और इससे उनका नुकसान होगा, लेकिन देश का भी नुकसान हो रहा है जो कि निश्चित रूप से गलत है। और रही बात आई लव मोहम्मद की, मोहम्मद आपके दिल में है, अच्छी बात है, आप रखिए, आपका ये आपका अधिकार भी है, लेकिन इसके लिए रोड में उतरना, दंगा करना, सड़कें जाम करना, सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान करना और देश दुनिया में देश की छवि का नुकसान करना, इसकी इजाज़त आपको कतई नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ में खाली भिलाई में ही ये प्रयोग किया गया और ये प्रयोग के बाद जिस तरह से लोगों का प्रतिकार आया, और मैंने खुद अपनी एनजीओ प्रबुद्ध नागरिक मंच के माध्यम से जब शिकायत दर्ज कराई तो 12 घंटे के अंदर वो पोस्टर तो हट गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ। भिलाई के कैंप में जिस घटना में सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी नामक 2 भाइयों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक चुनरी यात्रा के दौरान भिलाई के कैंप इलाके में वो चाकूबाजी कर रहे थे और चाकूबाजी की इस घटना में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं राजनीतिक नजरिए से और बदले हुए माहौल में जो कुछ चल रहा है? ये घटनाएं पहले तो कभी नहीं हुई, खासकर भिलाई जैसे अमन पसंद शहर में। यहाँ का कल्चर कभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन ये जो प्रायोजित कार्यक्रम यहाँ के कुछ, मैं सभी मुस्लिमों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने उस कार्यक्रम को यहाँ जो भिलाई में प्रायोजित किया और उसके ऊपर जो जामा मस्जिद में इनकी जो शुक्रवार के दिन नमाज के बाद जो 26 सितंबर की तारीख थी। हाँ। और ये जो घटना चुनरी यात्रा की हुई वो अष्टमी के दिन हुई थी। हाँ। तो उसके बाद जो वहाँ जिस तरीके से कुछ लोगों ने उकसाने वाली बातें कही और उस उकसाने के चलते आपको घटना जो देख रहे हैं कैंप में जो चाकूबाजी की घटना हुई, कुछ घटनाएं रुआ बांधा में हुई, ये जो अराजकता फैलाने की स्थिति है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इनको ये समझाइश भी देता हूँ कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और बहुत शांति चाहते हैं। हम लोग तो अब्दुल कलाम को मानते हैं, हम लोग मोहम्मद रफ़ी को भी मानते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके से हमारे संस्कार के मामले में सामने आएगा तो उसको जो योगी बाबा का स्टैंड है वो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। विजय जी, आप करीब 30-35 साल कांग्रेस से जुड़े रहे, क्रेडा के सदस्य रहे और एक लंबा समय आपने राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस को समझा है। क्या इसमें कोई राजनीतिक सपोर्ट भी आपको लगता है, राजनीतिक संरक्षण भी लगता है, कोई है जो ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा है माहौल ख़राब करने के लिए? निश्चित तौर पे मैंने शुरुआत में ही कहा, ये तो भारत के बाहर से इन चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब भारत में हमारे पास उनके पास टूल किट है जो इन कामों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कांग्रेस है सबसे बड़ा चीज़। कांग्रेस जगह जगह इस तरीके का विद्वेष का भावना कहीं जाति के आधार में, कहीं धर्म के आधार में, कहीं क्षेत्रीयता के आधार में लगातार परोसे जा रही है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पूरे विश्व के 4थे पायदान में आज पहुंचा दिया है और पहले की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ये कुरैशी बंधु गिरफ्तार हुए हैं और ये पुलिस की भी समझदारी कहा जाए कि देर रात तक काफ़ी तगड़ी व्यवस्था के साथ किसी तरह से इस मामले को नियंत्रित कर सके। भिलाई जो कि दुर्ग जिले में आता है, तो दुर्ग जिले पुलिस ने इस मामले को काफ़ी अच्छे ढंग से रोका, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती थी। आपका इस बारे में क्या कहना है, थोड़ा खुल के बताएंगे? नहीं, पुलिस का काम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है,
लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि देश की आज़ादी के बाद कायदे से मुसलमानों को भारत में रहना ही नहीं था बंटवारे के बाद, लेकिन वो रहे क्योंकि हिंदू सहनशील है। और ना सिर्फ रहे, उस समय उनकी संख्या 3 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। तो हिंदू सहनशील है, इसलिए वे बढ़ पाए, आज भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको शांति से ही रहना पड़ेगा, अन्यथा हिंदू समाज माकूल जवाब देगा। 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और ये हद लगभग अब पार होने जा रही है। इसलिए मैं जो जिहादी सभी मुसलमानों को नहीं कहूँगा, जो जिहादी मानसिकता पाले बैठे मुसलमान, उनको सख्त लहजे में चेतावनी दूंगा। शेर जब सोया रहता है तो चूहा भी उसके ऊपर कबड्डी खेल के निकल जाता है, लेकिन शेर केवल आँख खोलता है ना तो चूहे को हार्ट फेल हो जाता है। तो आप लोग जो है अपनी हद में रहना सीखिए, देशभक्त बनना सीखिए, देश विरोधी काम ना करें, सनातन विरोधी काम ना करें। जिस प्रकार वायुमंडल में प्राणवायु है तभी तक जो है कि लोगों का जीवन संभव है, उसी प्रकार सनातन धर्म, सनातन संस्कृति इस दुनिया की प्राणवायु है। सनातन संस्कृति खत्म तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो है सनातन पे आघात करने का प्रयास ना करें, अच्छे आए और चलेगा। तो काफ़ी विशाल हृदय लेकर सनातन समाज सबको स्वीकार करता है, यहाँ सभी को रहने की और अपनी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है। हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। ये सारे मुसलमानों के लिए आप ऐसा नहीं कह रहे थे, जैसा इन्होंने स्पष्ट किया। ऐसे लोग जो इस देश में रहते हैं लेकिन हरकतें देश विरोधी करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए ये कड़ा संदेश है। जैसा कि प्रफुल्ल पटेल जी आप कह रहे थे कि यहाँ सभी को रहने की आज़ादी है और ऐसा माहौल भी है, खासकर हमारा छत्तीसगढ़ जहाँ की डेमोग्राफी बताती है कि यहाँ आबादी के लिहाज से किसकी कितनी संख्या है। हालांकि 2027 में नई जनगणना होगी, लेकिन जब आप आबादी की बात कर रहे थे तो हाल की एक घटना जो काफ़ी चर्चा में है वो है सीबीआई की चार्जशीट, जो कि बीरनपुर घटना को लेकर सीबीआई की एक चार्जशीट प्रस्तुत हुई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की थी बीरनपुर में 8 अप्रैल 2023 की वो घटना, जिसमें भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने बीरनपुर की मस्जिद में कर दी थी। हैरानी तो इस बात की भी हो रही थी कि वहां की बहुसंख्यक सनातनी आबादी ने सबको अपने दिल में जगह दी थी। वहां बाकायदा खान पारा भी था, मस्जिद भी था। ऐसे माहौल में आप कैसे देख पा रहे हैं जब ये सीबीआई की चार्जशीट में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि 12 जो आरोपी उस समय की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने घोषित किए थे, उन 12 आरोपियों के अलावा सीबीआई ने मुस्लिम समाज के 6 अन्य लोगों का नाम भी जोड़ा है। वो अलग बात है कि फिलहाल ये पहली चार्जशीट है, जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये फाइनल रिपोर्ट है। इसमें किसी राजनीतिक शख्सियत का नाम नहीं है। अब जो रिपोर्ट आई है जिसमें 6 अन्य आरोपियों को जोड़ा गया है, और यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, 8 अप्रैल की उस घटना के बाद उसी गांव के समीप 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई थी। ऐसे माहौल में जब विश्व हिंदू परिषद की ओर से बंद बुलाया गया था, जहां पुलिस की मर्जी के बिगर परिंदा भी पर नहीं फैला पा रहा होगा, ऐसे माहौल में यह हत्या हो जाती है और हत्या में शामिल अलग अलग गांवों से आए हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कुछ ही दिनों बाद अदालत ने कमजोर सबूतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी। मामला फिलहाल ट्रायल में है, लेकिन 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की किसने हत्या कर दी, इस चार्जशीट में फिलहाल इसका कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है अगली चार्जशीट में इसमें कुछ आए, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सीबीआई की पहली चार्जशीट को बिना पढ़े ही अपना निर्णय सुना दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गलत आरोप लगाए थे। उस वक्त आप कांग्रेस में थे, तो आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? उन लोगों के बीच रहते होंगे, आप तो भूपेश बघेल जी के भी करीबी थे, आप क्रेडा के सदस्य थे, कांग्रेस के कई पदों में रहे। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में जब दीपक बैज इस चार्जशीट का समर्थन कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, दीपक बैज तो वही काम करेंगे जो ऊपर से दिल्ली से उनको आदेश आता है। तुष्टिकरण का काम उनको दिया और तुष्टिकरण करेंगे, और तुष्टिकरण करने वालों को बचाव में पूरा का पूरा अपना ताकत लगा देंगे। वो वही काम कर रहे हैं आज भी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर गांव की इस घटना ने सबको विचलित कर दिया था। ग्राउंड जीरो पर हमने अनेक रिपोर्टिंग की। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू, जो बार बार कई बार ये कहते रहे कि इसमें 40 से ज्यादा आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल 18 ही मुस्लिम परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या सीबीआई की कार्रवाई अपर्याप्त है, या आपका क्या मानना है? उस समय की कांग्रेस सरकार की जो पुलिस थी, उन्होंने दबाव में सबूतों को कमजोर कर दिया था। निश्चित रूप से दबाव में सबूतों को मिटाने का काम हुआ है। अन्यथा जो है
कि और लोग पकड़ में आते, और वहाँ लव जिहाद की कई घटनाएं हो चुकी थी। लव जिहाद में स्पष्ट रूप से इनका जो कहना है मुस्लिमों का कि हमको हिंदू बहन बेटियों को फंसाना है, शादी करना है और मुस्लिम आबादी बढ़ाना, हिंदू आबादी कम करना है। इनका एक क्लियर कट एजेंडा है गजवाए हिंद का, और उसी के तहत ये सारी घटना को अंजाम दिया गया है और ऐसी तमाम घटनाएं हो रही है। और इसके पीछे सीधी सीधी कांग्रेस के सपोर्ट की बात है, क्योंकि इनके जो मुखिया थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मैं जाति से मुस्लिम हूँ, कर्म से ईसाई हूँ और दुर्घटनावश हिंदू हूँ। तो इनके अंदर में तो हिंदू वाला तत्व ही नहीं है। तो ये सारे काम जो है हिंदू विरोधी करेंगे, और ये सारा कुछ जो है उन क्षेत्रों में जहाँ इनका वोट बैंक कम है, हिंदू मेजोरिटी में है, वहाँ पे मुस्लिम आबादी, क्रिश्चियन आबादी, धर्मांतरण करने वाले और जिहादी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देना और अपना वोट बैंक सशक्त करने की ये राजनीति है। और निश्चित रूप से ये गलत है, तो गलत परिणाम इसके सामने आए। लेकिन हाँ, जनता की अदालत में सच की जीत हुई है। और जो कद्दावर नेता थे ये अपने रविंद्र चौबे, बहुत बुरी पराजय हुई है। ऐसी ही घटना वहाँ झंडा प्रकरण को लेकर कवर्धा हुई थी। मोहम्मद अकबर जिनका गढ़ था, वो कहाँ गए, गढ़ में कहाँ गढ़ गए पता नहीं चला, और वहाँ से एक सामान्य कार्यकर्ता विजय शर्मा जी निकले हैं और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित है। तो जो भी भारत की जो आत्मा है, सनातन संस्कृति, इस पे आघात करेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, डच आए, स्पेनिश आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सबको भारतीयों ने सहा, लेकिन भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ का धर्म, सनातन धर्म, इस पे जब जब इन्होंने चोट करी, इनको यहाँ से जाना पड़ा। उदाहरण के लिए आप देखिए, अंग्रेजों ने जब गाय की चर्बी वाले कारतूस लाए और धर्म पे आघात किया, वहाँ से 1857 से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी प्रकार ये कांग्रेस है, ये लगातार हिंदू विरोधी काम कर रही है, हिंदू विरोधी कार्यों को बढ़ावा दे रही है, पाल रही है, पोस रही है। आज देखिए ये भारत जो है कांग्रेस मुक्त भारत बनने की ओर अग्रसर है। तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कांग्रेस जितने अच्छी जल्दी समझ जाए उतना उसके लिए अच्छा। तो बात साझी संस्कृति की जाती है, सबको समा लेने की क्षमता परम वैभवशाली सनातन संस्कृति में है, भारतीय सभ्यता में है। इसे हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और देश की जागरूक जनता भी अपनी बातों को रखती है। वो अलग बात है कि भारत की मौजूदा युवा पीढ़ी अब पढ़ने लिखने से ज़्यादा डिजिटल पर ज़्यादा यकीन करती है, जहाँ उनमें थोड़े धैर्य की कमी है। इसलिए अध्ययन बहुत जरूरी है। दिल से यदि हम धर्म को समझेंगे तभी उसके मर्म को समझेंगे। जिन्हें कोई धर्म का ज्ञान नहीं, तो उसकी भयावह हकीकत कैसे सामने आती है, ये केरला स्टोरी फिल्म में आपने देखा होगा कि किस तरह से सनातन धर्म के बारे में आधी अधूरी जानकारी देकर तर्क कुतर्क करने वाले लोग जब सफल हो जाते हैं तो वहां से लव जिहाद जैसी एक बड़ी घटना सामने आती है। तो आज मेरे साथ जो दोनों मेहमान आए, विजय साहू जी, प्रफुल्ल पटेल जी, आप दोनों का धन्यवाद। राजपूत, आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है आप चैनल में अपनी राय जरूर रखें। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। प्यार दें, प्यार बांटें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।